हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार और मस्त वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या है चैप्टर अपना? जैव प्रक्रम, जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे सच में आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार देते हैं अपने भाई बायो अमन को, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, है ना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे से सोशल साइंस भी पढ़ा। ठीक है, प्लेलिस्ट पर जो सोशल साइंस के वीडियोस है ना, उस पर ढेर सारे व्यूज़ आए, ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, मज़ा आ गया यार। ठीक है, लेकिन आपका बड़ा भाई बायो अमन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही जाना जाता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रयास करूँगा कि आपके बायोलॉजी में, सुन रहे हैं ना, आपके बायोलॉजी में यानी कि क्लास 10th बायोलॉजी में ना एक क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, याद रखना भैया, याद रखना बच्चों, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी कि क्लास 10th साइंस, पूरी साइंस मैंने आपको पढ़ाया है। तो वो साइंस प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। वहाँ पर सभी वीडियोज़ हैं, आपको सारे वीडियोज़ वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना ही पड़ेगा। प्लेलिस्ट पर ही क्या है, हमारे सभी वीडियोस अवेलेबल हैं क्लास 10th साइंस के, और क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो ना, जो जो आए हैं सिर्फ उन्हीं के वीडियोस आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है चैनल पर, वहीं पर मिलेंगे। और नहीं तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, जब सबसे पहले, फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। जैसे आप लोग सर्च कर रहे थे ना जैव प्रक्रम, ठीक है, तो आपने हिंदी में लिखा जैव प्रक्रम क्लास 10th वन शॉट। ठीक है, क्या लिखा? वन शॉट। तो वन शॉट आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, वन शॉट के बाद लास्ट में आपको एक चीज और ऐड करना है, लिख देना है बायो अमन। तो जब आप कोई भी वीडियो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, जब आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उस वीडियो के लास्ट में यदि आप बायो अमन लिख देते हैं, मेरा नाम लिख देते हैं, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आप इसको लिख देते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा। और एक एक टॉपिक मैंने आपको बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग पे घुसाने के लिए मैं बैठा हूं, तुम्हारा भाई। ठीक है, तो अपने चैनल को, मेरा नहीं चैनल है, ठीक है, मैं कभी कहता भी नहीं कि मेरा चैनल है, ठीक है, ये आपका चैनल है। ठीक है, तो इस अपने चैनल को बच्चों ना अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना यार। ठीक है, शेयर जरूर करना। चलें बताओ। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आज आपको बता दें, सबसे पहले बता देते हैं हम लोग पढ़ते क्या है। ठीक है, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी में, जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। क्या देखेंगे? लाइफ प्रोसेस। देखो पढ़ेंगे क्या क्या यहाँ पर, लाइफ प्रोसेस के हम लोग यहाँ पर, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जिसको MCQ बोलते हैं ना, अभी आप लोग अपना टेस्ट भी लीजिएगा कि आपके कितने सही हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस MCQs हैं, और MCQs के साथ साथ मैं आपके जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, जो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर नहीं हैं, उन कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी, और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आज का ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आपके सामने अब है प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम से ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है कि वैसे पौधे, ध्यान से सुनना,
वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि बता रहा है कि कोई हमारे पास पौधा है, ठीक है, ठीक है, वो पौधा पोषण कहाँ से ले रहा है, तो वो पौधा पोषण ले रहा है किससे, तो वो ले रहा है सड़ी गली चीजों से। ठीक है, सड़ी गली चीजों से जब वो पोषण ले रहा है, तो जो भी सड़ी गली चीजों से पोषण लेता है उसको हम क्या कहते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन है मृतजीवी, क्या है, मृतजीवी। दूसरा ऑप्शन है परजीवी, तीसरा है स्वपोषी, दूसरा है, चौथा है परपोषी। तो जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी कौन होते हैं, स्वपोषी जिनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, है ना। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, तो आपको पता है ऑटोट्रॉपिक होते हैं आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी का मतलब जो अपना खाना खुद से बना ले। परपोषी का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहे, है ना, जो किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहे। इधर देखो, परजीवी का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे जीव पर डिपेंड हो। ठीक है, जैसे मेरे आमाशय में कोई जीव रह रहा है, मेरी आंत में कोई जीव रह रहा है, फीताक्रमी रह रहा है, तो वो परजीवी है, मेरे से यू खाना ले रहा है, जिंदा है आराम से, वो परजीवी है। जो सड़ी गली चीजों से, ठीक है, पोषण प्रदान करता है उसको बोलते हैं, ऐसे पोषण को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। क्या बोलते हैं, मृतजीवी। ठीक है, तो उस पोषण को क्या बोलेंगे, मृतजीवी बोलेंगे। तो सही आंसर क्या है, ए नंबर इसका सही है, यानी कि मृतजीवी सही है। ठीक है, मृतजीवी, मृत मतलब मृत लगा हुआ है, जीवी यानी कि मृत। देखो नाम समझो, नाम समझो, मृतजीवी। ठीक है, मृत मतलब मरे हुए, मरे हुए मतलब जो सड़े हैं, गले हैं। ठीक है, तो सड़े गले, सड़े गले पौधों, सड़े गलों से जिसका जीवन चल रहा है, क्या हो रहा है, सड़े गलों से जिसका जीवन चल रहा है, जो सड़े गले पदार्थ हैं, ठीक है, उनसे वो पोषण की क्रिया ले रहा है, तो उसको बोलते हैं मृतजीवी। ठीक है, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। जो इन स्वपोषी पर निर्भर होते हैं उनको बोलते हैं परपोषी, जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो, हरे पेड़ पौधे पर या फिर किसी अन्य जीव पर। ठीक है, और तीसरे होते हैं, ये होते हैं आपके परजीवी। कौन होते हैं, जो किसी दूसरे के जीव पर रहते हों और उनसे अपना पोषण लेते हों, वो होते हैं बच्चे परजीवी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका ए, मृतजीवी। ठीक है, क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करते हुए आपका चलेंगे। डन, आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी, जिस प्रकाश संश्लेषी मतलब बात हो रहा है फोटोसिंथेसिस की। देखो, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया अगर आपसे पूछे कहाँ पर होती है, तो वो होती है पेड़ पौधों पर, हरे पेड़ पौधों पर होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों पर होती है वो क्रिया। तो पूछ रहा है कि जो हरे पेड़ पौधों के अंदर, मान लेते हैं ये हमारे पास एक पेड़ है, देखना ये हमारे पास एक पेड़ है, ये पेड़ की एक हरी पत्ती है, हरे कलर से बना दूं, नहीं तुम कहोगे भैया पत्ती कब से पीली होने लगी, पेड़ भी आपका हरा है ये। ठीक है, ये हरी पत्ती है, मानता हूं कि यहां पर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, इस हरी पत्ती में हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यहां पर किस में हो रहा है, ये पूछ रहा है। प्रकाश संश्लेषी अंगक पत्ती में हो रहा है कि स्टोमटा में हो रहा है कि जड़ में हो रहा है कि हरित लवक में हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधे के सिर्फ और सिर्फ हरे भाग में होता है। ठीक है, क्योंकि हरे भाग में क्या होता है बच्चे, क्लोरोफिल होता है, पता है ना, पता है ना। ये हरी पत्ती में क्या होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल वर्णक होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल वर्णक। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट। डन, तो कहां पर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पत्ती में होती है। इसमें पत्ती में, लीफ में, पौधे की जो लीफ है उसी में होगी क्या, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, क्योंकि लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, प्रकाश, इस पौधे को यहां से प्रकाश मिल रहा है, लाइट मिल रही है।
ठीक है, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा है? इसके पास प्रकाशीय ऊर्जा है। ध्यान से देखिए, इसके पास कौन सी ऊर्जा है? तो इसके पास प्रकाश है, लाइट है, प्रकाशीय ऊर्जा है। अब ये प्रकाश इस पत्ती, ये पत्ती इससे क्या करती है? भोजन बना लेती है। क्या बना लेती है? भोजन बना लेती है। भोजन क्या है? रसायन है। तो प्रकाशीय ऊर्जा से किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे में होती है ना बच्चे, उसमें क्या होता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, क्रिया है इसकी 6CO2 प्लस 12H2O, आगे क्रिया करेगा, बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये यहाँ पे जो बना है C6H12O6, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे ग्लूकोज। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, यही होता है ग्लूकोज। और ये बच्चे बनी क्या? ऑक्सीजन। क्या बनी? ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में निकल गई। और वायुमंडल से पौधे ने क्या लिया? CO2, जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। डन, क्लियर है यहाँ पे? तो क्रिया क्या होगी? 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 बच्चे, इसको ग्लूकोज कहते हैं। ध्यान रखना, ग्लूकोज। और किसकी उपस्थिति में होता है? तो वो होता है प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश क्या होता है मेरे गोलू? जिसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, सन की सनलाइट। और दूसरी चीज यहां पर होना चाहिए क्या? क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। किसकी? प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और क्या चाहिए? H2O यानी कि जल चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये खाना बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती है? वो एक प्रकार की किचन होती है, रसोई घर होती हैं। वहीं पर खाना बनता है। ठीक है, क्या बनता है? वहीं पर खाना बनता है बच्चे। क्लियर है भाई? डन, क्लियर? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 30 क्वेश्चन में से। डन, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछ ले, देखो जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? आपको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है लीफ में। लीफ में पाया जाता है ना। अब मुझे बताओ, पाया जाता है ना, कोई शक तो नहीं है कि अभी भी शक है? लीफ का कलर कैसा होता है? ये जो पत्ती होती है इसका कलर कैसा होता है? तो आपने बोला भैया इसका कलर होता है कैसा? तो इसका कलर होता है प्यारे बच्चे ग्रीन। ठीक है, ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसी लीफ में पाया जाता है मेरे बच्चे क्या? वो पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल के वजह से क्या होती है? ग्रीन लीफ होती है। अब क्लोरोफिल इसमें पाया गया, अब ये सनलाइट से क्रिया करके क्या करेगी? फूड का निर्माण करेगी। ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करेगी? इसको क्या चाहिए? अभी जल चाहिए, H2O चाहिए। देखो तीर बना रहा है, मतलब इसको चाहिए। और क्या चाहिए? CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर ये क्या बनाएगी? C6H12O6 बनाएगी। और बाहर क्या निकालेगी? H2O बाहर निकालेगी। और O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस बाहर निकालेगी। देखो ये चीजें ये ले रहा है ना, और ये दे रहा है। ऑक्सीजन पौधे को चाहिए, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से जा रही है? वातावरण से जा रही है। ठीक है, ये जल कहाँ से आ रहा है? इसको जड़ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। ठीक है, पौधे की जड़ से आ रहा है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पर छोड़ा? वातावरण में छोड़ा। और ऑक्सीजन का उपयोग किसने किया? किसने किया भाई? ऑक्सीजन का उपयोग हमने किया। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। भाई आपके भी जाती है ना? बताइए, आप लोगों में जाती है ना? जाती है ना? जल्दी से तो एक बार दोस्तों के पास शेयर कर देना भैया। ठीक है, चलो, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा,
अगर क्लोरोफिल नहीं होगा ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चे हो ही नहीं सकती, नहीं होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 4, कौन से जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन से ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ठीक है, अगर आपको फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण और डिटेल से पढ़ना है ना तो आप सर्च करना कभी प्रकाश संश्लेषण बाई बायो अमन, वहां पर मेरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, जब बच्चे मैं पढ़ाने आया था 2000 बात है, ये 2019 की, 19 से 20 की बात है, तो बच्चे क्या था कि एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था। आपको छोटी सी कहानी सुना दूं, एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था और वो वीडियो था लाइफ प्रोसेस का, लाइफ प्रोसेस, यही चैप्टर है ना, प्रोसेस का जैव प्रक्रम का वीडियो मेरा क्या कर गया था, वायरल कर गया था। और उसमें करीब वो बहुत व्यूज़ ले आया था, 1-1.5 लाख पहुंचा, फिर 2 लाख पहुंच गया, व्यूज़ ले आया, ढेर सारे व्यूज़ ले आया। और पढ़ाने के तरीके को इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि फिर उसके बाद मैं लगातार, उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा था, लेकिन वीडियो डालने के करीब 6-7 महीने बाद वो वायरल हुआ था। और 6-7 महीने तक जब ये वायरल हुआ तो वो जो 6-7 महीने थे ना, उस 6-7 महीने में मैं पढ़ा ही रहा था। 6-7 महीने भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। इसलिए यूट्यूब पर वीडियोस अगर आज आप देखेंगे मेरे चैनल पर तो लगभग आपको 1.5 के व्यूज़ जो है वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 1500 प्लस वीडियोस हैं, है ना, यूट्यूब पर। ठीक है, सब बायोलॉजी के, सब बायोलॉजी के। आप लोगों ने बोला कि भैया हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, हिस्ट्री की बहुत दिक्कत है, मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। उसकी भी प्लेलिस्ट पर लिंक है ना, प्लेलिस्ट पर सभी वीडियोस हैं, नहीं सर्च करना यूरोप में राष्ट्रवाद बाई बायो अमन, यूरोप में, भारत में राष्ट्रवाद बाई बायो अमन, मिल जाएगा वीडियो, है ना, देखना भैया। चलो, तो कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है? ऑप्शन है हमारे पास परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है स्वपोषी और चौथा है परपोषी। पहला ऑप्शन है परजीवी, जो किसी दूसरे जीव के अंदर रह करके पोषण प्रदान करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरा है मृतजीवी, यानी कि अपना जीवन कहाँ से कर रहा है, ये अपना जीवन कहाँ से कर रहा है, मृत, सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन ले रहा है, कहाँ से करेगा, ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तीसरा है स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है, खुद से खाना बना लेना, ये खुद से खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसमें होता है, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कौन? आपके पेड़ पौधे, प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है बच्चे स्वपोषी, तो ये क्रिया स्वपोषी होते हैं। तो जो पौधे होते हैं ना, ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, ये खाने पर किसी और पर डिपेंड नहीं होते हैं कि किसी और पर डिपेंड होते हैं। इन पौधों के पास है पत्तियां, और सुबह हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगी, क्या होने लगा, खाना टकाटक बनने लगा, है ना, खाना बनने लगा। शाम को सब मिल बांट के खा लिए, आराम से सो गए। ठीक है, किसी को, इनको कोई दिक्कत नहीं है खाने को, है ना। दिन भर हवा लिए, आसपास कोई आया उसको घूरे, बगल वाले पेड़ से बात किए, मस्ती किए, बस हो गया। चल के नहीं जाते कि चल के चले जाए बात करने, नहीं, बगल वाले पेड़ का ऐसे इशारे में गया, और भाई क्या हाल है, जलवे है, ऐसे बात कर लेते हैं बस। ठीक है, तो ये सभी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। डन, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए, ये सही आंसर क्या होगा, स्वपोषी, क्योंकि जो परजीवी हैं, परपोषी, सॉरी परपोषी, पर मतलब किसी दूसरे पर, पोषी मतलब पोषण के लिए, है ना, किसी दूसरे पर पोषण के लिए डिपेंडेंट हैं, ये किसी दूसरे पर निर्भर हैं। अगर वो खाना नहीं बनाएगा तो ये मर जाएंगे, है ना, जिस तरीके। डन, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये प्रकाश संश्लेषण ना, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये टॉपिक ही प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आने तय हैं, इसीलिए मैंने आपको ये ढेर सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू लाया हूँ वो डिजाइन करके लाया हूँ,
जो जो क्वेश्चन, जो जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उन्हीं उन्हीं को मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है? पहला, जल से। ऑक्सीजन क्या जल से बाहर निकलता है? क्या CO2 से बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तो बाहर निकलती ही नहीं है, CO2 को अंदर लिया जाता है, तो ये तो एकदम से गलत है। C6H12O6 से बाहर निकलता है, तो भाई C6H12O6 मतलब होता है ग्लूकोज, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनता है। तो ये कहाँ से निकलेगा? जो चीज बन रही है वो थोड़ी ना निकलेगी, है? ग्लूकोज बना के बाहर निकाल देगा कि जब भैया वातावरण में टहला है, नहीं ना। चौथा क्या है? डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल से, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होती है कैसे बाहर निकल जाती है? जल से बाहर निकल जाती है, ठीक है। क्लियर है? आगे चले, अगला क्वेश्चन चले। रिएक्शन फिर देख लेना एक बार, क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। क्रिया करता है, क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन। ये देखिए यहां पर लिखी हुई है, ये देखिए C6CO2 प्लस 12H2O। ये रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डन, क्लियर है? आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? स्वपोषी जो होते हैं वो भोजन किसके द्वारा करते हैं? आपको पता है, स्वपोषी है तो वो भोजन करेगा किसके द्वारा? खाना खुद से बनाएगा, और वो खाना बनाने की क्रिया कहलाती है क्या? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। वो खाना बनाने की क्रिया ही प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामान आवश्यक हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या सामान आवश्यक हैं? तो आपको पता चल गया कि भैया ये CO2 लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 के साथ भैया इसको H2O भी चाहिए, ठीक है, और भैया इसको सनलाइट भी चाहिए, तभी ये क्रिया होगी। मैंने बोला ठीक है, आपने बोला भैया इतने तक में काम नहीं होगा, अभी इसको क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसे ये करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चार चीजें इसको चाहिए, ठीक है, चार चीजें चाहिए तभी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? पहला क्लोरोफिल, दूसरा प्रकाश, तो भाई क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्रकाश चाहिए ही चाहिए, लाइट नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा। इसके बाद H2O, H2O यानी कि जल चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 भी चाहिए बच्चे। तो सही क्या होगा? इनमें से सभी। क्या सही होगा? इनमें से सभी, ठीक है। देखो ये MCQs हैं, क्या है? ये MCQs हैं, और MCQs में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो कॉन्सेप्ट MCQs में क्लियर हो जाए ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और हमें कोई ये MCQs रटे नहीं है कि हमने रट के आया है कि एक का A सही है ना, B, दूसरा का D सही है, तीसरा का C सही है, रटे नहीं है, ये सब यहाँ पे रटा हुआ है, ठीक है। जो रटे होते हैं तो वो बस टिक लगाते हैं कि ये सही है, आगे बढ़ो, ठीक है, हम रटते नहीं, हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं। और अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे पढ़ेंगे सारे, आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो बच्चे समझ लो कि तुम स्टार बन जाओगे भाई, स्टार बन जाओगे। स्टार समझ रहे हो ना? स्टार, क्योंकि देखो अगर तुम्हें पढ़ना है, सबसे पहली बात मैं बता दूं बच्चे, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। और मैं कोई आपसे वो नहीं कह रहा कि आप जो है ये कर लीजिए, कोई सिलेबस खरीद लीजिए, मेरा कोर्स परचेज कर लीजिए। बच्चे अगर आपको पढ़ना है ना, पढ़ना है, तो सबसे पहली बात बता दूं बच्चे, सच में पढ़ना, ठीक है, सच में पढ़ना, ठीक है, नाटक मत करना। नाटक मतलब समझ रहे हो ना, कि पढ़ने का नाटक मत करना, दिखावा मत करना, ठीक है, ठीक है। और बच्चे मेरा कोई आपसे पर्सनल या व्यक्तिगत कोई ना ही दुश्मनी है, ना ही कोई प्यार है, ना ही मेरे पास कोई दुश्मन है, ठीक है।
बच्चे मैं आपके जिंदगी के भविष्य के बारे में बता रहा हूं कि अभी आप 10th में हैं, अभी आप 10th में हैं, अभी आप इतने सीरियस हैं बच्चे, आगे जा कर के ना बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपको। जब आप 11th में जाएंगे टीचर्स कैसे मिलेंगे, आप 12th में जाएंगे आपको कौन क्या सिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है ना सीखना, है ना। और बच्चे सीखना, बच्चा सीखना तब अच्छे तरीके से सीखता है जब उसको कोई बेहतरीन तरीके से सिखाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। और मैं चाहता हूं यार बच्चे कि आप लोग सच में बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं, ठीक है, सफलता आपके कदम चूमे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत है। ये जो वायुमंडल है हमारा, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब समझ रहे हो ना, अपने कमरे से बाहर निकलोगे, घर के बाहर जो सब कुछ दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, वो सब एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल में पूछ रहा है CO2 कितने प्रतिशत है। O2 नहीं पूछ रहा, CO2 पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है आपके पास 0.31%, 0.03%, तीसरा ऑप्शन है 0.003% और चौथा ऑप्शन है 0.21%। बताइए कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना 0.03% होती है, ठीक है, 0.03% होती है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछे, O2 का पूछे, तो वो पाई जाती है 21%, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है बच्चे, तो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो 21% पाई जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत, 21%, हाइड्रोजन 0.01% पाई जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्चुअली ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन कितनी है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड मात्र इतनी है 0.03%, ठीक है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक। जल्दी से कमेंट कर दिया करिए भैया, आप लोग कमेंट भी करिए, ठीक है। चलो, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो कब होती है। पहला ऑप्शन दिन में, दूसरा रात में, तीसरा दोनों में, चौथा कभी नहीं। तो बच्चे जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो दिन में होती है, ठीक है। कब होती है, दिन में होती है, ठीक है। जब आप 11th में जाएंगे, 11th में जाएंगे तो 11th में आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजी का, और उसे मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। वो है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, पौधे में होता है। पौधे के किस भाग में होता है, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती में होता है। मैंने बोला ठीक है, पत्ती के किस भाग में होता है, तो पता है कि भैया पत्ती के अंदर एक पाई जाती कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हिंदी में हरित लवक, तो उसी हरित लवक में होता है। हरित लवक के अंदर क्या क्या होता है, ग्रेना होता है, स्टोमा होता है, वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे ग्रेना में क्या होता है, स्टोमा में क्या होता है, लाइट फोटो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस क्या है, डार्क फोटोसिंथेसिस क्या है, सब बताएंगे 11th में। कहाँ पे, 11th में, ठीक है, ठीक है ना, बताओ ठीक है ना, क्लियर। और नोट्स वोट्स भी आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल तहलका मचा देंगे बायोलॉजी में, ठीक। ये है दिन में। अगला देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि प्यारे बच्चे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पौधे की पौधे में कहाँ पर होता है, पत्ती में होता है। पत्ती में कहाँ पर, क्लोरोफिल में, जहाँ पर जिसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। इस क्लोरोफिल में आखिरकार ऐसी कौन सी धातु है जो पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आपके पास कार्बन, बिल्कुल नहीं। दूसरा है, तीसरा नाइट्रोजन, ऑर्गन और मैग्नीशियम। 3 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर होगा भैया इसमें, इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है, Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। क्योंकि आर्गन एक अक्रिय गैस होती है, इसका कोई सवाल ही नहीं है कि ये पाई जाएगी, ठीक है। डन, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, हरे पौधे में पोषण की विधि है। हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे पोषण, कौन सा पोषण करते हैं, पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, प्राणी संपोषण।
तो हरे पौधे भैया स्वपोषी होते हैं, क्योंकि हरे पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं। हरे पौधे किसी दूसरे चाचा पर निर्भर नहीं रहते हैं कि चाचा जब दाल पकेगी तो खाई जाएगा, ठीक है, जब किसी जीव का शिकार होगा तो खाना मिलेगा। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो खुद पर निर्भर रहते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। वो खाना कैसे बनाते हैं? तो वो खाना खुद से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चे? तो वो खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक, ठीक है, तो कवक में पोषण आप लोगों ने पढ़ा है, बताओ। कवक जो होते हैं, कवक है ना, फंगस। फंगस कहां पर लगता है, कभी आपको पता है? फंगस आपने देखा है कहां पर लगा है? फंगस कहां पर लगा है? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो, पहला ऑप्शन है स्वपोषी। तो कवक में जो पोषण होता है क्या स्वपोषी होता है? क्या जो कवक होता है, क्या जो फंगस होता है वो खाना खुद से बना लेता है? बताओ भाई। दूसरा है समभोजी, तीसरा है मृतजीवी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ। तो जो कवक होता है वो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। ठीक है, कैसा होता है? ऑटोट्रॉपिक नेचर का, यानी कि स्वपोषी होता है। ठीक है, फंजाई, डन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न में से क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? पहला है पानी का टूटना, तो भैया H2O जाता है, टूटता है वो। CO2 जाता है, वो भी टूटता है। किसमें? तो वो टूटता है C6H12O6 बनता है, प्लस H2O भी बनता है, प्लस O2 भी बनता है। ठीक है, CO2 का उपयोग होना, तो भैया H2O टूटता भी है, CO2 का उपयोग भी होता है। पूछ क्या रहा है? क्या नहीं होता? CO2 का मुक्त होना। क्या CO2 इससे बाहर निकलता है? क्या CO2 मुक्त होता है? चौथा ऑप्शन है O2 का मुक्त होना। ठीक है, O2 का मुक्त होना। ठीक है, क्या CO2 मुक्त होती है? क्या O2 मुक्त होता है? बताइए, क्या मुक्त होता है? तो O2 का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? तो आपका CO2 का मुक्त होना ये नहीं होता है। ये देखो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन तो मुक्त हो ही रही है। देखो, ऑक्सीजन भी मुक्त हो रही, जल भी टूट रहा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी टूट रहा, लेकिन CO2 मुक्त नहीं हो रही है। CO2 वायुमंडल में नहीं जा रही है, CO2 मुक्त नहीं हो रही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं है? पहला O2, दूसरा CO2, तीसरा H2O, चौथा क्लोरोफिल। तो हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, H2O भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, O2 नहीं चाहिए। O2 की आवश्यकता नहीं है, O2 हम खुद बना करके निकाल देंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन तो हम खुद बना देंगे, तुम हमारे से ऑक्सीजन ले जाना, है ना, झोला भर ले जाना ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? ठीक है, तो याद रखना, प्लांट्स के अंदर, पौधे के अंदर ही पाए जाते हैं क्या? स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं रंध्र। ठीक है, रंध्र का काम क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसी से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कौन सी? ट्रांसपीरेशन की, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसी प्यारे बच्चे रंध्र के द्वारा ही होती है ना। जब आप सुबह सुबह, आपको कभी ध्यान होगा कि जब आप सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हो तो जो आसपास आपके जो पत्तियां होती हैं बच्चे, उन पत्तियों के बीच में, उन पत्तियों पे पानी आया होता है। और कभी आप देखे होंगे कि वो पानी ऊपर की तरफ नहीं आता, पानी नीचे की तरफ आता है। तो स्टोमाटा पाया कहाँ पर जाता है? तो स्टोमाटा पाया जाता है प्लांट की प्यारे बच्चों लीफ पर, पत्ती पर, और पत्ती के आगे वाले भाग पर नहीं। मान लेते हैं ये पत्ती है, ठीक है, तो ये पत्ती का आगे वाला भाग है, तो आगे वाले भाग पे नहीं प्यारे बच्चों, नीचे वाले भाग पे पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आगे वाले भाग पे होगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होगी, यानी कि पानी का, जल का ह्रास ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर जल का ह्रास प्यारे बच्चों ज्यादा हो रहा है तो आपको पता है कि अगर पानी ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो क्या होगा?
तो पौधे को पानी और चाहिए होगा, है ना, पौधे को जल और चाहिए होगा। तो इसीलिए पौधे की पत्तियां ऐसे, इधर सूर्य आ रहा है तो स्टोमाटा इधर पीछे की तरफ है, ठीक है। तो स्टोमाटा किस अंग में पाया जाता है? तना में, जड़ में, पत्ती में, सभी में। तो प्यारे बच्चों ये पत्ती में पाया जाता है, और याद रखना जड़ में स्टोमाटा नहीं पाया जाता है, ठीक है। रूट में हमेशा हमेशा, ये क्वेश्चन आप मतलब दिमाग में बना लो, है ना। जब आप 12th में आओगे, जब आप 11th में आओगे, 11 12th में, तो बच्चे पता है क्या होता है, 11 12th में आपको बायोलॉजी के अंदर दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक होगा जूलॉजी के कुछ चैप्टर होंगे, एक होगा बॉटनी के, ठीक है। तो आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर, और जूलॉजी यानी कि एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो डिटेल से पढ़ते हैं कि उसकी पत्ती की संरचना कैसी होती है, स्टोमाटा क्या होता है, सब कुछ वहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन यहाँ पर अभी आपको इतनी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, और 10th में ये सब आपके सिलेबस में है बच्चे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को प्लीज़ यार बच्चे शेयर करना, हर एक बच्चे तक शेयर करना भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? लो भाई, लो क्वेश्चन आ गया, लो भाई पकड़ो क्वेश्चन को अपने, ये आपका क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पहला जड़ से होता है, पत्ती से होता है, फूल से होता है, तना से होता है, बताओ। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे किस भाग से करते हैं? अभी बताया भैया, अभी बताया कि वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प का निकलना। पौधे अपने शरीर से पानी कैसे निकालते हैं? रंध्र से। रंध्र से वो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। तो पौधे ट्रांसपीरेशन किस भाग से करते हैं? तो वो करते हैं लीफ से, पत्ती से, क्योंकि पत्ती के पास पाए जाते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी कि प्यारे बच्चों पत्ती के पास पाया जाता है रंध्र, है ना। क्या पाया जाता है? रंध्र। और उसी रंध्र से पौधे क्या करते हैं? इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या सही होगा? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो वो होता है आपका पत्ती से, ठीक है। किस भाग से? पत्ती से। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए, ठीक है, गैस निकलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो रंध्र है ना, इससे वाष्पोत्सर्जन होता है और दूसरा काम होता है गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान भी होता है। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ बैठा कि बताओ गैसों के निष्कासन के लिए कौन सा अंग होता है? परासरण, वाष्पोत्सर्जन, विसरण और परिवहन। तो जब आपसे पूछे गैसों का निष्कासन किसके द्वारा होता है, तो इसे रंध्र स्टोमाटा के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया होती है? तो वो क्रिया कहलाती है आपकी विसरण के द्वारा, ठीक है। गैस वाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो जल निकलता है ना, बताओ बताओ भैया, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो जल निकलता है ना, पानी, ठीक है। तो विसरण के द्वारा क्या होगा? गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल पौधे को कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हमें पता है CO2 उसको प्राप्त होता है कहाँ से? वातावरण से, ठीक है। और H2O उसको कौन दे जाता है? तो H2O उसको जड़ दे जाती है ना, रूट दे जाती है, ठीक है। जड़ में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम ऊतक, एक होता है फ्लोएम ऊतक। तो कौन सी ऊतक लेकर के आती हैं? तो जल का जो परिवहन होता है, ठीक है, जल का परिवहन, ठीक है, जल का परिवहन जाइलम ऊतक करते हैं, ठीक है। जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो जल का परिवहन प्यारे बच्चों जाइलम ऊतक करता है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त होती है? ए नंबर भूमि से, बी नंबर वातावरण से, सी नंबर दोनों से, चौथा नंबर है जो है सूर्य से। तो भैया भूमि से भी प्राप्त होता है, वातावरण से, यानी कि सही आंसर क्या है? दोनों से। क्या है बच्चे? दोनों से, ठीक है, दोनों से। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग हैं। मुख्य उत्सर्जी अंग की बात कर रहे हैं, तो भैया श्वसन भी उत्सर्जी अंग के अंदर आता है, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है, CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है। ह्यूमंस का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ह्यूमंस का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पहला रक्त,
फेफड़ा, श्वसन, वृक्क। वृक्क प्यारे बच्चों जिसको बोलते हैं किडनी। तो जो मनुष्य का मेन उत्सर्जी ऑर्गन होता है ना, मेन उत्सर्जी अंग जिसको बोलते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग, वो प्यारे बच्चों होता है आपका क्या, वो होता है किडनी। ठीक है, क्या होता है, किडनी। किडनी मनुष्य का क्या होता है, मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, किडनी कितनी पाई जाती हैं, अपेयर, एक जोड़ा। ठीक है, अपेयर, 2 पाई जाती हैं। किस शेप की होती हैं, बीन शेप की होती हैं। ठीक है, बीन शेप की होती हैं। ठीक है, ये जैसे हैं आपकी किडनी। ठीक है, किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। किडनी की इकाई क्या होती है, किडनी की यूनिट क्या होती है, तो किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन से मिलकर के बनी होती है किडनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, वृक्क किडनी किस तंत्र से संबंधित है, उत्सर्जी अंग है भैया। वृक्क क्या है, बताओ बताओ मेरे बच्चे, वृक्क क्या है, वृक्क यानी कि जो किडनी क्या है, वो क्या है, वो एक प्रकार का आपका उत्सर्जी अंग है। ठीक है, क्या है, उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो वृक्क किस तरह किस जो है तंत्र से संबंधित है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो भैया वृक्क जो संबंधित है वो संबंधित है आपका उत्सर्जन से, है ना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। वृक्क के पास अपशिष्ट पदार्थ लाता कौन है, तो वो लाता है ब्लड। ठीक है, ब्लड के पास क्या होता है, ब्लड के पास होगा अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, क्या होगा, ब्लड के पास होगा अपशिष्ट पदार्थ, और ब्लड क्या करेगा, ब्लड धीरे धीरे चलता जाएगा और किडनी के पास पहुंचेगा, उसको अपशिष्ट पदार्थ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दे देगा और वहां से चल देगा। ठीक है, ठीक है, किडनी की इकाई होती है न्यूरॉन, वो सॉरी नेफ्रॉन। ठीक है, चलो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई यानी कि जो वृक्क होती है, ये जो किडनी आपने देखा अभी, ठीक है, ये जो किडनी है, ये किडनी पे जो इसकी जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, कौन है जो इसमें काम करता है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों जो काम करने वाली इकाई है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम आपको बना करके दिखा देते हैं, ये देखिए, है ना, उत्सर्जन तंत्र बाई बायोमन डालेंगे ना तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यही आपके चैनलवा पे मिलेगा। देखो ये गलत हो गया यार, ये लाइन इस तरफ से आनी चाहिए, यहां से। ठीक है, ये देखो, यहाँ से ब्लड वेसल प्यारे बच्चों इंटर करती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल गई, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से रक्त क्या हुआ, छना, है ना, और ये भाग कौन सा प्यारे बच्चों, इस भाग को बोलते हैं वाउमेन कैप्सूल, वाउमेन संपुट। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं, वाउमेन संपुट भी बोलते हैं। इस भाग को नीचे वाले को बोलते हैं हेनले लूप। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेनले लूप, या फिर लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो वृक्क की कौन सी क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, मेडुला नहीं हो सकता, पेल्विस नहीं, हेनले लूप नहीं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्रियात्मक इकाई होती है और नेफ्रॉन का एक भाग होता है हेनले लूप, और इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं, बोमेन संपुट। और इस भाग को बोलते हैं क्या, इस भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्लियर है, क्लियर है, बताइए, और क्लियर होना भी चाहिए भैया, है ना। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, हानिकारक पदार्थ जो शरीर के अंदर हैं उसको बाहर निकालने का जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र नहीं, तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं, परिसंचरण तंत्र बिल्कुल नहीं भाई, है मजाक कर रहे हो क्या, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या है कि जो शरीर के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा। उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, तो उत्सर्जी अंग हैं आपके किडनी। ठीक है, इन्हीं को प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं वृक्क, इन्हीं किडनी को बोलते हैं गुर्दे। क्या बोलते हैं, तो इन्हीं किडनी को बोलते हैं प्यारे बच्चों गुर्दे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका है। सबसे छोटी रक्त वाहिका, पहली धमनी, केशिकाएं, सिरा, वेना केवा। तो प्यारे बच्चों, जो सबसे छोटी रक्त वाहिका उसको बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। तो जो केशिका होती है ना, क्या जो आपकी केशिका होती है शरीर के अंदर जो पाई जाती है केशिका, केशिका सबसे छोटी रक्त वाहिका होती है। ठीक है मेरे गोलू, मेरे मोलू, क्लियर है भाई? क्लियर है? बताओ, मजा आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बता दो भाई। हाँ, दिक्कत तो नहीं? बताओ बताओ बताओ। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा भाई। किसकी बात कर रहा? ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा। ह्यूमन हार्ट कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4 चेंबर। कितने चेंबर प्यारे बच्चे? 4 चेंबर। ऊपर 1 2, ऊपर 2, नीचे 2, टोटल कितने चेंबर प्यारे बच्चों? टोटल 4 चेंबर। तो ह्यूमन हार्ट, हमारा हार्ट किधर स्थित होता है? हल्का सा किधर? लेफ्ट साइड। राइट साइड मत बोल देना, ठीक है, कि भैया भैया राइट साइड स्थित होता है जय हार्ट, ठीक है, नहीं, राइट साइड नहीं होता। ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद। ऊपर वाले जो दोनों चेंबर होते हैं उसको बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं प्यारे बच्चे निलय। क्या बोलते हैं? निलय। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ऑरिकल, ऑरिकल, और नीचे वाले को बोलेंगे प्यारे बच्चों वेंट्रिकल। ठीक है, एक होता है, देखो इधर वाला जो हुआ लेफ्ट, ठीक है, क्या हुआ? सॉरी राइट, तो ये क्या हुआ? राइट ऑरिकल हुआ, RA। ये क्या हुआ? लेफ्ट ऑरिकल हुआ। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, RV। ये क्या है? राइट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले तो वेंट्रिकल है ना, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल है। डन। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्लियर? क्लियर भैया? अगला क्वेश्चन, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में आपका पूछ रहा है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती हैं? 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो प्यारे बच्चे, लार में ऑप्शन है आपके पास लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन और पेप्सिन। जब मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है ना वीडियो, तो आप लोग क्या करेंगे? जा करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे भैया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र बाई बायो अमन लिखेंगे, मेरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, ठीक है, डन। चलो बच्चे, चलो। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। कभी देखे हो आप, जो रोटी होती है, रोटी को अगर आप मुंह में ज्यादा देर तक रख लो, उसको चबाओ, तो रोटी मीठी लगने लगती है, ठीक है। टाइलिन क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टार्च होता है, उसको माल्टोज शुगर में बदल देता है। स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज शुगर में, माल्टोज शर्करा में, ठीक है। रोटी में क्या होता है? रोटी स्टार्च होती है भाई, स्टार्च होता है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, किस में बदल दिया? माल्टोज शुगर में। जब स्टार्च शुगर में बदल गया तो मीठा लगने लगा। क्या लगने लगा? मीठा लगने लगा। किसने बदला? टाइलिन एंजाइम ने बदला। टाइलिन कहाँ पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लार में, लार ग्रंथि में पाया जाता है ना। मानव पाचन तंत्र ऐसे पढ़ोगे भैया, ठीक है, टाइलिन। डन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो मानव शरीर के अंदर क्या होता है, ये समझो। तो कोशिकाओं का निर्माण होता है। बिल्कुल गलत, भद्दा सवाल। कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक कोशिका है, उससे 2 कोशिका बनी, किसके द्वारा? ये सेल है, इस सेल में डिवीजन हो रहे हैं, तो सेल के अंदर होते हैं डिवीजन, ठीक है। कोशिका का होता है विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है तो कोशिकाओं का निर्माण, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। खाना खाते हैं, उससे ग्लूकोज जाता है, ठीक है, श्वसन से नहीं आता। प्रोटीन का निर्माण होता है, गलत। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है श्वसन में। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसी क्रिया को बोलते हैं श्वसन की क्रिया, ठीक है।
ग्लूकोज टूटता है, उससे क्या बनते हैं 38 एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं, ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण होता है किसका, ग्लूकोज का। ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है, पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत जो ऊर्जा है वो ताप के रूप में यानी कि टेम्परेचर के रूप में शरीर से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 40%, 40.1, 50%, 20%, 30%। बताइए बताइए भैया। तो लगभग हम बता दें आपको, लगभग 20% ऊर्जा बाहर निकलती है, किस रूप में, ताप के रूप में। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है बताओ, वो होता है श्वसन के द्वारा। ठीक है, श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण आपका श्वसन की क्रिया कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो पोषण गलत, श्वसन सही, उत्सर्जन गलत, उत्तेजनाशीलता एकदम गलत, गलत नहीं भैया, एकदम गलत, महागलत, है ना। अगला क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पादित करता है कितने ओटीपी, कितने एटीपी, ओटीपी नहीं, वन टाइम पासवर्ड नहीं। ठीक है, एक ग्लूकोज का जो अणु होता है वो क्या करता है, एक ग्लूकोज का अणु जब जाता है तो वो 2 पायरुविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, 2 पायरुविक एसिड। 2 पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपको पता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितने, 38 एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, तो 38 एटीपी याद रखना। 32 गलत, 39 गलत, 93 एकदम गलत, महागलत, है ना, क्या है, महागलत। लास्ट अनबो जो है 29 नंबर क्वेश्चन, श्वसन से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम श्वसन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन जब हम सांस से बाहर निकालते हैं, उच्छ्वास करते हैं, बाह्य श्वसन करते हैं, बाहर निकलती है सांस, तो उसमें भी ऑक्सीजन रहती है। कितने प्रतिशत, 17%, 21%, 11% की 25%। बताइए बताइए। तो जो श्वसन से जो ऑक्सीजन निकलती है उसमें बच्चे 17% ऑक्सीजन रहती है। कितने प्रतिशत, 17% जो है प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कि श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा होती है 0.03%, 0.04%, 4%, 2.4%। तो श्वसन से निकली वायु में जो CO2 होती है उसकी कितनी मात्रा होती है बताइए। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो 4% होती है। ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर भाई। अगला क्वेश्चन देखें, हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मेरा नाम वायो अमन है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार वीडियो में। हम लोग आज बात करेंगे बायोलॉजी के खास महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, MCQs के बारे में। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि पिछली क्लास में आपने 1 से लेकर के 30 तक MCQ देख लिए थे। ठीक है, और हम आपको पहले से बता दें, ठीक है, ये आपके लिए पहली जानकारी। और सबसे पहले हम बता दें आपको कि यहाँ पर जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम जो भी आपको यहाँ पर आकर के पढ़ा रहे हैं, क्लास 12th बायोलॉजी, थोड़ा सा पहले बात करेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्लास 10th, सॉरी, ठीक है, क्लास 10th की बायोलॉजी।
तो जब क्लास 10th की बायोलॉजी हम आपको यहाँ पर, जैसे हम आपको MCQs पढ़ा रहे हैं, MCQs, ठीक है, तो MCQs को हम आपको सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करके नहीं निकल जा रहे हैं, ठीक है, उस MCQs का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं प्यारे बच्चे, ठीक है, उस MCQ का पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए, ठीक है। और बायोलॉजी को बेहतरीन तरीके से हमें पता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, उसी तरह से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस आपको सपोर्ट करना होगा, आपको अच्छे से पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए, 1 से 30 तक देख चुके थे, अब आगे देखते हैं 30 के आगे 31 नंबर प्रश्न को तरफ देखते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न को देखने से पहले हम आपसे आज एक सिर्फ और सिर्फ ये 25 नंबर का सवाल पूछेंगे। जो 25 नंबर है, इस सवाल का आपको आंसर देना होगा। इस सवाल का आप लोग आंसर दीजिए तुरंत, और सभी बच्चे सही सही जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल का सही सही जवाब देंगे। इसका आंसर आप जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न क्या है, पढ़ देते हैं कि श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, उसकी क्रिया में मानव के शरीर में, ह्यूमन के बॉडी में क्या होता है, इस चीज को आपको बताना है। जल्दी से बताइए। चलिए, तो आज आपके सामने है प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपसे फिर एक विनम्र निवेदन और विनती करते हैं कि क्लास 10th के, ठीक है, क्लास 10th के वीडियोस, बायोलॉजी के वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस यदि आप नहीं देखे हैं ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट पर हमारे सभी वीडियो हैं, ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा। और यदि आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो सर्च करते हैं ना, तो सर्च करने पर वहाँ पे लास्ट में आप लोग बायो अमन भैया अगर लिख देंगे कोई भी वीडियो के पास, ठीक है, कोई भी वीडियो के लास्ट में बायो अमन, बायो अमन, तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। और आप जा करके देख लीजिएगा, कोई भी टॉपिक है ना, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ना है, ऐसे ही लिख के ले लेना वीडियो, ठीक है। और हम गारंटी लेते हैं कि हम एक एक टॉपिक को आपके दिमाग में घुसाएंगे भैया, हम घुसाएंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, 29 नंबर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, 30 भी हो गया है, 31, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलेंगे। और आज 31 प्रश्न नंबर आपके सामने है कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य का जो ब्रेन होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, ब्रेन के अंदर क्या होती हैं, तो हमें पता है ब्रेन नर्वस सिस्टम से मिलकर के बना होता है। और इसके अंदर होते हैं क्या, इसके अंदर ढेर सारे होते हैं न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन ये देखो, ये इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, यहां से ये इसको ऊपर वाले भाग को बोलते हैं डेंड्राइट्स, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यहां पर होता है केंद्रक, इस वाले भाग को बोलते हैं साइटोन, ठीक है। ये कौन सा भाग हुआ, ये डेंड्राइट्स हुआ, जिसको बोलते हैं द्रुमिका, ठीक है, ये जो है डेंड्राइट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ये वाले पूरे भाग को, यहां से यहां तक के भाग को प्यारे बच्चों बोलते हैं एक्सॉन, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और यहाँ पर ये इसको बोलते हैं साइटोन, ठीक है, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पर ये होता है क्या, इसका ये होता है न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये जो निकले हुए होते हैं ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये जो यहाँ पर है ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये जा करके मिलेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जा करके मिलेगा, तो इसकी बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स, इसी के बीच की दूरी को बोलते हैं। तो संचित में विभिन्न जो है सूचनाएं जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती हैं, पहला चेतना नहीं, आवेग, संवेदना, उद्दीपन, उद्दीपन भी नहीं है, संवेदना भी नहीं है, तो किस फॉर्म में स्टोर रहती हैं, आवेग के रूप में, इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स के रूप में। जब कभी आप ब्रेन का, कहीं पर भी आप ब्रेन का इमेज देखे होंगे मूवी में खास तौर पर, तो वहां पे आपको ब्रेन में जब दिखाया जाता है तो बिजली चमकती हुई ऐसे कुछ दिखती है कि कुछ बिजली टाइप चमक रही है, तो ये न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन होता है वहां पर बिजली होती है, और ब्रेन में लगभग 28 वॉट ऐसे कुछ करके कुछ बिजली भी पाई जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट हमें भैया नहीं क्लियर है, डन। चलो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है। देखो किसकी बात कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है ये कब होती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया वो होती है जिसमें जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदलने की क्रिया। ठीक है, ग्लूकोज किस में बदल जाता है, पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में बदलने की क्रिया जो होती है वही कहलाती है क्या, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो एक ग्लूकोज का अणु दो पायरुविक एसिड के अणु बनाता है। यही दो पायरुविक एसिड के अणु आगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड बना, ये कहाँ पर होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। राइबोसोम में बिल्कुल गलत, लवक में गलत, माइटोकॉन्ड्रिया में गलत, कोशिका द्रव्य में बिल्कुल सही। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिया प्यारे बच्चे साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है, और कहीं नहीं होती, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज से, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में बन रहा है, और पायरुविक एसिड से एनर्जी, पायरुविक एसिड से जो 38 एटीपी बन रहे हैं, यानी कि अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड प्यारे बच्चों अब जाएगा कहां पर, वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया पर। ठीक है, कहां पर जाएगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पर जाने के बाद वहां पे 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी का निर्माण करेगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ भैया, क्लियर। तो कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में बन रहा है। ध्यान से सुनो, इस ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को आप सबसे पहले समझ लो। ठीक है, इस ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया को सबसे पहले समझ लो आप। देखो क्या है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज से सबसे पहले ग्लूकोज मान लेते हैं ये हमारी कोशिका है ना। तो ग्लूकोज खाना से क्या हुआ, शरीर के अंदर इंटर हुआ। तो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में आया। कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में। ये यहां पर हमारा प्यारे बच्चों है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टी है ना। ये क्या है, ध्यान से सुनना, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। देखो आज ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना, पूरी जिंदगी याद रहेगा, अपने बच्चों को सिखाओगे भाई, है ना। क्या है, देखो कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में आया, ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग आपका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। तो इसी ग्लूकोज से क्या हुआ, इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हुई। किसकी क्रिया, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया हुई। और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होने के बाद यहां पर 2 पायरुविक एसिड बना। क्या बना, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो 2 पायरुविक एसिड हैं, इस साइटोप्लाज्म में ये जो क्रिया हो रही है, कौन सी, ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए। अब ये जो यहां पर ये मान लेते 2 पायरुविक एसिड बने, अब ये पायरुविक एसिड चल पड़े, कहां चल पड़े, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ठीक है, अब ये जब पायरुविक एसिड यहां माइटोकॉन्ड्रिया पर पहुंचे, तो इसी पायरुविक एसिड से अब एनर्जी बनेगी। इसी पायरुविक एसिड से क्या बनेगी प्यारे बच्चों, एनर्जी बनेगी। जो एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी बनती इसी पायरुविक एसिड से बनती है। तो अब इस पायरुविक एसिड को, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अब ऑक्सीजन मिलना चाहिए। कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, कोशिका के अंदर श्वसन। ठीक है, तो कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया कौन करता है, कोशिकीय श्वसन कौन करता है, तो कोशिकीय श्वसन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको ऑक्सीजन चाहिए, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, अब पायरुविक एसिड से एटीपी बनने के लिए प्यारे बच्चों ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, कितने एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनता है। अब जिसको जिसको समझ में आ गया है वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताओ कि यस भैया समझ में आ गया है। आपको बताऊं ये 11th का टॉपिक था, 11th का। ठीक है, लेकिन आपके अंदर है, आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आज आपका सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। यहाँ पे मान लो ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चे न्यूक्लियस। समझ में आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस भैया समझ में आ गया। ठीक है, यही होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में याद रखना ऑक्सीजन की आवश्यकता प्यारे बच्चों नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, देखो जो इंसुलिन होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का अगर कार्य देखो तो पता है क्या करता है, पता है क्या करता है, ये ब्लड में शुगर को, ठीक है, शुगर जो ग्लूकोज होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, उसको मेंटेन करता है। इंसुलिन निकलता कहाँ से, ये पता है तुमको? इंसुलिन कौन निकालता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो पैनक्रियास से निकलता है। कहाँ से? पैनक्रियास से। अब बोलोगे भैया ये क्या बला है? पगले अग्न्याशय जानते हो ना? अग्न्याशय, जब मानव पाचन तंत्र पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था अग्न्याशय के बारे में, पैनक्रियास के बारे में। वहां पर मैंने आपको लैंगर हैंस की दीपिकाएं भी बताई थी। वहीं पर पैनक्रियास से ये हार्मोन निकलता है इंसुलिन। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उच्च रक्तचाप नहीं होता, ग्वाइटर घेंघा ये भी नहीं होता, मधुमेह बौनापन भी नहीं होता, वो होता है मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, आपने सुना हो, देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, आपके आसपास किसी न किसी को डायबिटीज होगी ही होगी। ठीक है, कन्फर्म है होगी भाई, आपके घर में भी उम्मीद है हो सकती है। बताइए किसके घर में डायबिटिक पेशेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस भैया हमारे दादाजी डायबिटिक पेशेंट है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो डायबिटीज तो होगा ही होगा। तो डायबिटीज यानी कि अब उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ता है यदि उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन पर हमको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है इंसुलिन का इंजेक्शन भी देना पड़ेगा, इंसुलिन हार्मोन्स अलग से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सही है इसका सी नंबर बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पर होता है? अवशोषण पूछ रहा है। ठीक है, जो फूड है, फूड गया, फूड का बोल रहा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यानी कि उसका अवशोषण, संपूर्ण अवशोषण, मुख्य रूप से अवशोषण, पूर्ण अवशोषण कहां पर होता है? तो क्या मैंने आपको बताया था कि भोजन का पूर्ण अवशोषण होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? याद है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण एब्जॉर्प्शन होता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन भी वहीं हो जाता है छोटी आंत में, क्या है, आमाशय, बड़ी आंत, ग्रसनी, इलियम में। बताइए बताइए, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पर होता है? हाँ सॉरी, अवशोषण बोल रहा है बच्चे, क्या बोल रहा है? अवशोषण बोल रहा है, पाचन नहीं बोल रहा, अवशोषण बोल रहा है। 34 नंबर, बताओ, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। ठीक है, तो भोजन का मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो इलियम में होता है, क्योंकि छोटी आंत में होता है। मैंने बोला ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहां पर होता है? तो मैंने आपसे बताया कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी कि छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग, एक होता है डियोडुनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। ठीक है, ये देखो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम, इलियम। तो इसमें देखो आपको लिखा है ना इलियम। ठीक है, इलियम तो यहां पर होता है। बड़ी आंत में जो है जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में किया जाता है। जो आपके उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, जो आपका मल होता है, उस मल से जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, यदि आप थोड़ी देर तक पोटी रोक लेते हैं, 2-3 घंटे तक ना, 4 घंटे तक, वो सूख जाती है। क्यों? क्योंकि उससे जल का अवशोषण बड़ी आंत करती रहती है लगातार। ठीक है, ये होता है। तो इसका सही आंसर है इलियम में। क्या सही होगा बच्चे? इलियम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
35 नंबर क्वेश्चन, अग्न्याशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अग्न्याशयिक रस, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। अग्न्याशय है, पैनक्रियाज है, अग्न्याशय से ही बनता है क्या? अग्न्याशयी रस, ठीक है। पैनक्रियाज से ही बनता है क्या? पैनक्रियाटिक जूस। क्या बनता है? पैनक्रियाज से ही बनता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। रेनिन, टाइलिन, रेनिन निकलता है क्या? रेनिन तो स्टमक में निकलता है, स्टमक में। टाइलिन तो माउथ में निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड में। लाइपेज और एमाइलेज की प्रोटीएज, बताइए। इन दोनों में सस्पेंस है, लाइपेज और एमाइलेज निकलता है कि प्रोटीएज निकलता है? तो अगर बात की जाए लाइपेज और एमाइलेज, ये भी नहीं निकलता, वो निकलता है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? ये आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है प्रोटीएज, ठीक है। टाइलिन को आपको पता ही है, टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? माल्टोज में बदल देता है, लार से निकलता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? जो दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है, रेनिन एंजाइम, ठीक है। चलो चलो भैया, अगला क्वेश्चन, आमाशयिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशयिक रस की बात बोल रहा है, ठीक है, यानी कि स्टमक से क्या निकलता है? देखो क्वेश्चन घुमा कैसे रहा है। स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और उसी गैस्ट्रिक जूस को ही प्यारे बच्चे बोलते हैं क्या? आमाशयिक रस, यानी कि आमाशय से निकलने वाला रस क्या कौन सा होता है? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, सभी, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, रेनिन दूध का पाचन, ये सभी कहां से निकलते हैं? ये सभी आमाशय से ही निकलते हैं। कहां से? ये सभी एंजाइम आपके आमाशय से ही निकलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, एमाइलेज क्या करता है? मंड का पाचन करता है। देख लीजिए, आपके लिए मैं लेकर के भी आया, ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं। एमाइलेज क्या करता है? मंड का पाचन करता है। आगे देखो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, देखो जो ये नाम है ना, दो, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, ये एंजाइमों काम एक ही करते हैं, ठीक है, काम एक ही करते हैं। ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, या फिर इसको बोल देते प्रोटीएज, ठीक है। ये तीनों सेम हैं, काम एक करते हैं। क्या? सिर्फ ये प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जो हम दाल खाते हैं उसी को डाइजेस्ट करते हैं। अब पूछा जाए प्रोटीन को ये किस में तोड़ देते हैं? ये एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? तो ये एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोटीन को ये एंजाइम क्या करते हैं? अमीनो अम्ल में ये तोड़ देते हैं, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है? वसा को पाचन करता है, वसा को वसा अम्ल में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? दूध में घुलनशील प्रोटीन केसीन का पाचन करता है, रेनिन एंजाइम। ये देखो रेनिन आया था ना, रेनिन बताओ आया था ना। तो ये आपके कहां पर? ये पूरा आपने एंजाइम समझ लिया, किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके यही एंजाइम कार्य करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्यारे बच्चे यही एंजाइम कार्य करते हैं, ठीक है, यही एंजाइम बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन एंजाइम को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है, ठीक है। बताओ समझ गए ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना भाई, ठीक है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को कमेंट करके भी बताना है। ऐसे मत चले जाना कि ऐसे ही भाग गए भाई, पाए पढ़ने पढ़े भाग गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे जब आप सांस की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। अंतः श्वसन मतलब सांस अंदर ले रहे हैं, निःश्वसन सांस बाहर छोड़ रहे हैं, स्वाच्छोश्वास सांस अंदर और बाहर लेने की क्रिया को स्वाच्छोश्वास कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे आप हैं, मान लेते हैं ये आप हैं, आपने सांस को अंदर लिया, जब सांस को अंदर लेते हैं तो बोलते हैं अंतः श्वसन, ठीक है, अंतः श्वसन। जब आपने सांस को बाहर छोड़ा, निःश्वसन, ठीक है। फिर ये जो दोनों क्रिया होती है सांस लेने में, दोनों आता है भाई, अंदर भी जाएगा बाहर भी निकलेगा, अंदर भी जाएगा बाहर भी निकलेगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं स्वाच्छोश्वास। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? ठीक है, पित्त रस यानी कि जो बाइल जूस होता है, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं
बाइल जूस की, ठीक है, बाइल जूस जिसको बोलते हैं पित्त रस। पित्त रस बोलता है कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, जो आपका लीवर होता है, लीवर, तो लीवर क्या करता है, पित्त रस को बनाता है, पित्त रस बना। लीवर के पास एक थैली होती है, ये देखो ऐसी थैली होती है, ये ऐसी थैली, ठीक है। तो लीवर ने पित्त रस को बनाया और फिर इसने क्या किया, एक थैली में इस पित्त को स्टोर कर दिया और उस थैली को बोलते हैं गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर हिंदी से बच्चे बोलते हैं इसको पित्ताशय। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पित्ताशय। तो पित्ताशय में इसने क्या किया, पित्ताशय में इसने छोड़ दिया, ठीक है। फिर पित्ताशय से पित्त निकलता है। तो पित्ताशय बनाता नहीं है, इसको बनाने वाला काम करता है लीवर। कौन करता है, लीवर। तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है, यकृत से, पित्ताशय से, अग्न्याशय से, आमाशय से। पित्त रस कहां से स्रावित होता है, तो वो तो स्रावित हो रहा है पित्ताशय से। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, स्रावित हो रहा है पित्ताशय से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन बदल दे और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ पित्त रस का निर्माण कहां से होता है, ठीक है, क्या बोल रहे क्वेश्चन, बोले कि पित्त रस का निर्माण कहां से होता है ना, पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है प्यारे बच्चों आपका लीवर, ठीक है, यकृत। यकृत करता है पित्त का निर्माण। स्टोर कहां पर करता है, पित्ताशय में। तो इसका सही जवाब होगा पित्ताशय, क्योंकि पित्ताशय में पित्त स्टोर रहता है, वहीं से सिक्रीट होता है, निर्माण करता है लीवर। अगला क्वेश्चन, आमाशय, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। आमाशय में आपसे पूछ रहा है, स्टमक में। हमने आपको कई बार बताया है कि स्टमक में एक ऐसा एसिड सिक्रीट होता है, एक ऐसा एसिड सिक्रीट होता है जो स्टेनलेस स्टील को भी पिघला देता है। भाई इतना खतरनाक होता है वो, ठीक है। उस एसिड को बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सभी। यूरिक अम्ल नहीं स्रावित होता, सल्फ्यूरिक अम्ल भाई स्रावित होगा क्या, है? यूरिक एसिड क्या होता है, जब हड्डियों में जम जाता है तो वहां पर हड्डियों से संबंधित रोग हो जाते हैं यूरिक एसिड के जमने से, ठीक है। तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं, इसको HCl के नाम से जानते हैं। बताओ, जानते हैं ना। अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो। और अगर नहीं याद है ना, तो क्लास 10th की जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेक करो और 1 शॉर्ट वीडियो आप सभी के देख लो। सभी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो हमने बना करके रखा है, बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है, वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 40 नंबर, कि अमोनिया को यूरिया में, ये पूरिया लिखा है, यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है, ठीक है। यानी कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, शरीर में परिवर्तन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अमोनिया जो होती है, अमोनिया हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, ठीक है। अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है, उसका चित्र बना देंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ऐसा ऑर्गन होता है, वही करता है ये, जिसको बोलते हैं यकृत, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको बोलते हैं लीवर, ठीक है। तो वही लीवर करता है, क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है। तो मानव क्या है, मनुष्य क्या है, ह्यूमन क्या है, वो यूरियोटेलिक प्राणी है। क्या है, वो यूरियोटेलिक प्राणी है। यूरियोटेलिक प्राणी यानी कि वो यूरियोटेलिक एनिमल है, ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल है। डन। बताओ, पहला यकृत, यूरिया, प्लीहा, आमाशय। तो किसका जो है वो करता है, शरीर में परिवर्तन कहाँ से वो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ से होता है, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत से। कहाँ से, यकृत यानी कि लीवर से। डन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में जो हमारी नेचर है, वहां पर जो ऑक्सीजन का संतुलन है, किसका, ऑक्सीजन का, O2 का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया के द्वारा, अपघटन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कोई नहीं। तो बच्चे हमें तो पता है क्या कि ये जो हमारा पेड़ बाबू है,
ये CO2 को ले लेता है और O2 को छोड़ देता है, O2 को हमें देता है। तो ऑक्सीजन का संतुलन किसके द्वारा हो रहा है? ये पेड़ कौन सी क्रिया कर रहा है? बताओ, पता है ना तुमको कि ये पेड़ कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहयोग करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सेल। रक्त का थक्का बनाने के लिए, ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए, ठीक है, तो ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन नामक जो है एंजाइम होते हैं हमारे ब्लड में, और वो जो है कौन जमाता है? वो करता है प्लेटलेट जमाता है। ठीक है, तो बोलते भैया यहाँ तो थक्का जम गया, अंदर क्यों नहीं जमता? तो अंदर एक एंजाइम होता है हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन नामक एंजाइम के कारण रक्त का थक्का ब्लड के अंदर नहीं जमता है, नलियों में नहीं होता है, हिपैरिन रहता है। ठीक है, और जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो हिपैरिन क्रिया कर लेता है और वो प्रोथ्रोम्बिन क्रिया कर लेता है, थ्रोम्बिन बना लेता है, फिर उसके बाद वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? क्या बात है। अगर हम रक्त की बात करें यानी कि ब्लड की बात करें तो चार्ट 1 मिनट में समझ लो। ब्लड दो चीजों से मिल करके बना होता है। क्या? पहली होती है रक्त कणिका, रक्त जिसको बोलते हैं ब्लड कार्पोरिलीज, और दूसरी होती है क्या? जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो बोलोगे भैया ये जो आरबीसी, जो डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, तो याद रखना जो आपकी आरबीसी होती हैं जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल प्यारे बच्चों ये आपकी रक्त कणिका के भाग होती हैं। ठीक है, आरबीसी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल वो प्यारे बच्चे रक्त कणिका के ही भाग होते हैं। ठीक है, ये 100 से 120 दिन इनकी जीवन काल होती है। ठीक है, कितना? 100 से 120 दिन। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल 10 से 20 दिन का इनका जीवन काल होता है। ठीक है, फिर आती है आपकी प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पट्टिकाणु। ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। क्या? ब्लड कार्पेसल्स। ठीक है, और आरबीसी जो लाल होती है, ये रेड ब्लड सेल जो लाल होती है किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है? क्योंकि आरबीसी में पाया जाता है क्या? वो पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं एचबी। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये क्या होती है प्यारे बच्चों? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल होती है। क्या होती है? लाल होती है। ठीक है, तो रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, आयरन। बिल्कुल गलत, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? एचबी क्या करता है? एचबी, हीमोग्लोबिन एचबी क्या करता है प्यारे बच्चों? पता है एचबी क्या करता है? जो एचबी होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? O2 का ट्रांसपोर्ट, O2 का परिवहन लिख देते हिंदी से। ठीक है, O2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है ये। ठीक है, किसका? O2 का परिवहन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के अणु में 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितने ऑक्सीजन के अणु को? 4 ऑक्सीजन के अणु को कैरी करता है। ये देखो, एक हीमोग्लोबिन है, कितने ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है? 4 ऑक्सीजन को। कितने? 4 ऑक्सीजन को। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ओहो क्या बात है, सेल का बोल रहा है कि पावर हाउस किसको कहते हैं। ठीक है, सेल का पावर हाउस। ठीक है, तो कोशिका का जो पावर हाउस होता है यानी कि जो पावर होती है, ठीक है, पावर मतलब कि यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, सेल की एनर्जी को कौन बनाता है? कोशिका में अंदर जो एनर्जी होती कौन बनाता है? बताओ। कोशिका को एनर्जी बनाने के लिए सेल के अंदर होता है प्यारे बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन। और आसान कर दूं, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, कौन करता है? बताओ। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं चित्र बना देता हूं, चित्र समझ जाना। ठीक है, चित्र बना देता हूं मैं, चित्र समझ के बता देना, है ना। और मैंने आपको वहां पर डिटेल से पढ़ाया था। ये देखो, इस चित्र किसका है?
इसको क्रिस्टी बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। बताइए ये किसका है चित्र, बताओ किसका है? वो है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? एटीपी को? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को। बिल्कुल सही। अब ये ऑप्शन तो देखने ही नहीं है हमें, ठीक है। हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन पढ़े, आंसर हमको पता है कि यही होगा, वही ढूंढ के मार दो बस, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन्स का कार्य है। इंसुलिन का कार्य क्या है? शुगर पहुंचाना, शुगर को मेंटेन करना। बिल्कुल सही। पालक, दूध, रसीला पदार्थ? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। डन। अगला क्वेश्चन है, देखो 46 नंबर क्वेश्चन। देखो वाओ, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि बताओ तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या होता है, ठीक है। 1 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो तिलचट्टा होता है, जो कॉकरोच होता है ना, वो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया को करता है। किसके द्वारा करता है बच्चे? ट्रैकिया के द्वारा। तो तिलचट्टा श्वसन की क्रिया प्यारे बच्चे ट्रैकिया के द्वारा ही करता है। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। इसके बाद 47 नंबर, मछलियों का श्वसन अंग है। मछलियां किसके द्वारा श्वसन करती हैं? तो मछलियां गलफड़े से श्वसन की क्रिया को करती हैं, ठीक है। किससे? गलफड़े से। अगर मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य श्वसन किससे करता है? तो मनुष्य के पास होते हैं क्या? फेफड़े, लंग्स, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए मेढक किससे श्वसन करता है? मेढक, तो क्या जवाब दोगे बताओ? मेढक किससे श्वसन करता है? तो बोलोगे भैया मेढक करता है, मेढक पानी में भी रहता है, आपको पता है मेढक जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो मेढक क्या करता है? ये इसके पास फेफड़े भी होते हैं, ठीक है। तो ये फेफड़े से भी श्वसन करता है, त्वचा से भी श्वसन करता है, और मुख गुहा से भी श्वसन करता है, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से श्वसन करता है। इसीलिए मेढक का ऑपरेशन किया जाता है बायोलॉजी में, क्लास 12th में जब आप पढ़ते हैं तो, है ना, करवा के दिखाया जाता है कि देखो मेढक के अंदर क्या है, खुद देखो, है ना, गलफड़े में। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चे छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, वो आहार नाल की सबसे छोटी भाग सबसे बड़ी भाग होती है, ठीक है। सबसे बड़ी भाग होती है छोटी आंत। उसके 3 भाग होते हैं, डियोडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। बताया था ना अभी, बताओ। दही का जमना है वो है किण्वन, फर्मेंटेशन, ठीक है। दूध दही में कैसे परिवर्तित हो जाता है? दूध दही में कैसे बनता है? क्योंकि वहां पर एक जो है बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना, ठीक है। दूध का पाचन कौन करता है? दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है स्टमक के अंदर? रेनिन करता है, याद रखना, रेनिन नामक एंजाइम। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखो क्वेश्चन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी केसिन प्रोटीन। कौन सी प्यारे बच्चे? वो पाई जाती है आपकी केसिन प्रोटीन, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में, ठीक है। बाएं आलिंद में क्या होता है? फेफड़े से जो शुद्ध रक्त होता है वो सीधे कहां पर आता है? तो वो प्यारे बच्चे फेफड़े से, आपके लंग्स से, ठीक है। जो प्योर ब्लड होता है वो कहां पर आता है? वो आता है सीधे आपके बाएं आलिंद में, ऊपर वाले। कौन लाता है? अगर आपसे बोल दे कौन लाता है तो लिख लेना, लिख लेना, ठीक है। वो लाती है आपकी फुफ्फुसी सिरा, ठीक है, फुफ्फुसी सिरा, ठीक है। तो एक ऐसी सिरा है जो शुद्ध रक्त को लाती है, नहीं तो जो सिराएं होती हैं, सिराओं का काम होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना। शुद्ध रक्त का परिवहन सिराएं नहीं करती हैं, अशुद्ध रक्त का करती हैं, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। और आज आपके सारे एमसीक्यूज, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। 50 क्वेश्चन का कम से कम यहाँ पर आपके 150 प्लस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। मैंने जैसे जैसे आपको बताया है, और भी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी नॉलेज है, जितना आपके सिलेबस में है, उतना मैं बता रहा हूँ। 150-200 प्लस क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ,
प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो को जरूर देखना। धन्यवाद बच्चों।